हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मेमरी ग्लैंड्स यानी स्तन ग्रंथियों को, जिसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप उसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन को। देखिए, नाम से ही क्लियर है, युग्मक जनन यानी युग्मकों का निर्माण होना, गैमेट्स का निर्माण होना। ठीक, तो यहाँ वही लिखा गया है कि गैमेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन कहते हैं। क्लियर है? अब क्या है कि गैमेट्स होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है मेल गैमेट और दूसरा फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स को कहते हैं ह्यूमन के केस में क्या कहते हैं? स्पर्म्स कहते हैं यानी शुक्राणु, और फीमेल गैमेट्स को कहते हैं ओवम यानी अंडाणु। ठीक, तो अब इस आधार पे गैमेटोजेनेसिस भी दो प्रकार का हो जाएगा। एक प्रकार किसमें कि जिसके अंतर्गत क्या हो? मेल गैमेट्स का निर्माण हो, और दूसरा प्रकार किसमें? जिसमें फीमेल गैमेट्स का निर्माण हो, है ना। तो इस आधार पे ये गैमेटोजेनेसिस दो प्रकार में बट गया। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन, और दूसरा है oogenesis यानी अंड जनन। ठीक, तो नाम से ही क्लियर है। देखिए, स्पर्म्स के निर्माण की प्रक्रिया, स्पर्म्स मतलब मेल गैमेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम के निर्माण की प्रक्रिया, ओवम मतलब फीमेल गैमेट्स, है ना। ओवम एक वचन है, ओवा बहुवचन है। ठीक, तो ओवम के निर्माण यानी फीमेल के निर्माण, ये फीमेल गैमेट्स के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कह देंगे? oogenesis यानी अंड जनन। ठीक, तो अब क्या है, हम लोग इन दोनों प्रक्रियाओं को डिटेल में देखेंगे एक एक करके। ठीक, और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन को। ठीक, तो चलिए बिना किसी देर के हम लोग डिस्कस करते हैं शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये प्रक्रिया होती कहां पे है। तो देखिए, टेस्टिस के अंदर स्थित सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या है कि टेस्टिस जो है ना, ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ना, और उसके अंदर काफी अधिक मात्रा में अत्यंत कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं मिलती हैं, जिन्हें कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, और उन्हीं के अंदर यह प्रक्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस संपन्न होती है। ठीक, अब थोड़ा और डिटेल देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर यह प्रक्रिया होती है तो किसके द्वारा यह होती है। तो अगला पॉइंट वही बता रहा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्थित स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि अगर हम ये कह दें कि स्पर्म्स के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, तो इतना ही काफी है। ठीक, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया की अगर परिभाषा बतानी हो तो बस इतना ही काफी है कि स्पर्म्स के निर्माण की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा और डिटेल बताना हो कि किसके द्वारा ये संपन्न होती है प्रक्रिया, तो हम कहेंगे कि ये प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो कि टेस्टिस के अंदर है। ठीक, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है कि स्थित है स्पर्मेटोगोनिया, उससे स्पर्म्स के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? और ये प्रक्रिया शुरू कब होती है? तो यह प्रक्रिया जो है ये शुरू हो जाती है किशोरावस्था में। तो अगला पॉइंट वही है कि यह प्रक्रिया किशोरावस्था के समय ही शुरू हो जाती है, जो है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है? यहां तक सिंपल ही है, कुछ बहुत बड़ी चीजें नहीं है इसमें। ठीक, अब क्या है कि शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी प्रक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है कि स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है पहले भाग में, और दूसरे भाग में स्पर्म्स का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड्स का निर्माण जो होता है उसको तीन भागों में या तीन प्रावस्थाओं में बांटा गया है, जिसमें क्या होता है? पहला है मल्टीप्लिकेशन फेज यानी कि गुणन प्रावस्था, दूसरा है ग्रोथ फेज यानी वृद्धि प्रावस्था, और तीसरा है मैच्योरेशन फेज यानी परिपक्वन प्रावस्था। ये चीजें अभी बस नाम समझ लीजिए, अभी जब हम लोग प्रक्रिया को देखेंगे ना तो बहुत ही आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, और जो दूसरा वो भाग है इसका स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो है स्पर्म्स का निर्माण, जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। यानी कि कह सकते हैं कि सबसे पहले ये किससे हो रहा है? स्पर्मेटोगोनिया से हो रहा है। तो सबसे पहले इस स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा। अब वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम लोग देखेंगे।
अभी बस नाम समझिए, ठीक। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड्स का निर्माण होगा पहले, और फिर उसके बाद क्या होगा कि इस स्पर्मेटिड से क्या बनेगा, ये स्पर्म्स का निर्माण होगा, यानी कि ये स्पर्मेटिड्स रूपांतरित हो जाएंगे स्पर्म्स में यानी शुक्राणुओं में, जिसे क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन, ठीक। तो ये तो रहा स्पर्मेटोजेनेसिस का एक आउटलाइन। अब चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस के इन सभी भागों का हम लोग एक बहुत ही आसान से डायग्राम द्वारा अध्ययन करते हैं। तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया में जो भी घटनाएं शामिल हैं उन सभी घटनाओं को यहां पर बहुत ही सिंपल से डायग्राम द्वारा दर्शाया गया है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया जो है ये होती कहाँ पे है, संपन्न कहाँ पे होती है ये प्रक्रिया। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनके अंदर, यानी कि सीधा हम क्या कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में संपन्न होती है। क्लियर है। अब क्या है कि जब हम लोग टेस्टिस के आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे थे तो हमने पाया था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। एक होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिन्हें मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं सर्टोली सेल्स, ठीक। उस वीडियो को अब तक आपने अगर नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप उसे पहले देख लीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो अब आगे चलते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो स्पर्मेटोगोनिया है ना, वही ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया के द्वारा स्पर्म्स का निर्माण करते हैं, और सर्टोली सेल्स जो हैं वो पोषण का काम करते हैं, ठीक। तो यानी ये जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये किसका है, यह है स्पर्मेटोजेनेसिस का, और ये वास्तव में किस में हो रहा है, स्पर्मेटोगोनिया में हो रहा है। तो यानी स्पर्मेटोगोनिया में ही होने वाले भिन्न भिन्न परिवर्तनों को यहाँ पे दिखाया गया है, जिसके अंतर्गत आगे चलते हुए अंततः स्पर्म का निर्माण होता है उनसे, ठीक। तो अब चलते हैं इस प्रक्रिया को थोड़ा थोड़ा करके बारी बारी से डिस्कस करते हैं। बहुत आसान है, इतना कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया में, सबसे पहले क्या होता है कि जो स्पर्मेटोगोनिया हैं वो माइटोसिस द्वारा, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन द्वारा अपने संख्या को बढ़ाते हैं। यानी स्पर्मेटोगोनिया में बार बार माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन होता है, जिनसे क्या होता है, उनकी संख्या में वृद्धि होती है। यहां एक चीज क्लियरली समझ लीजिए कि जब भी माइटोसिस होगा किसी सेल में तो सेल की संख्या बढ़ेगी, क्रोमोसोम का नंबर अपरिवर्तित रहेगा, ठीक। अगर डिप्लॉयड हो तो डिप्लॉयड ही रहेगा। लेकिन जब भी मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम की संख्या पहले वाली कोशिका की तुलना में आधी हो जाएगी, जिसको रिडक्शन डिवीजन इसीलिए कहते हैं, ठीक। तो वो भी अभी आगे होगा, ठीक। अभी यहां बात हो रही है किसकी, माइटोसिस की। तो सबसे पहले चरण में क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले जब इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोगोनिया में बार बार कई बार माइटोसिस होता है, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। तो यहां देख भी रहे हैं कि ये मान लीजिए ये एक स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम एक वचन है, स्पर्मेटोगोनिया बहुवचन है। तो ये एक स्पर्मेटोगोनियम है, इसमें एक बार माइटोसिस हुआ, 2 बन गए, 2 में फिर से हुआ, 4 बन गए। ऐसे ही संख्या बढ़ती है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ही संख्या बढ़ती है। किसके द्वारा, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक। तो यानी कि ये देखिए यहां तक ये जो दिख रहा है ना, यहां तक ये केवल संख्या बढ़ रही है और कुछ नहीं हो रहा है। यहां भी माइटोसिस हो रहा है, यहां भी माइटोसिस, इसके आगे भी होगा, ठीक। तो यानी कि हम इन कोशिकाओं को क्या लिख सकते हैं, ये सभी की सभी जो कोशिकाएं दिख रही हैं ना, ये सभी जो कोशिकाएं यानी सेल्स दिख रहे हैं, ये सभी ये क्या है, ये है स्पर्मेटोगोनिया। तो लिख लेते हैं उनका नाम स्पर्मेटोगोनिया, ठीक। अब एक दो चीज जान लीजिए इसके बारे में। स्पर्मेटोगोनिया जो है, एक तो ये होते हैं डिप्लॉयड यानी 2n, और डिप्लॉयड होंगे तो इनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है कितनी होती है, 46 यानी 23 जोड़ी, ठीक। अब क्या है कि यहाँ पे इस स्टेप में हम लोगों ने देखा क्या, केवल संख्या ही तो बढ़ रही है ना। तो संख्या का बढ़ना मतलब क्या,
गुणन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो इसीलिए इस स्टेज को या इस अवस्था को, जिसमें इतनी अवस्था में क्या हो रहा है, जिसमें केवल संख्या बढ़ रही है कोशिका की, उसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी गुणन प्रावस्था। ठीक, और इस मल्टीप्लिकेशन फेज में हो क्या रहा है, इस मल्टीप्लिकेशन फेज में बस इतना ही हो रहा है कि क्या हो रहा है कि बार बार माइटोसिस द्वारा स्पर्मेटोगोनिया की संख्या में वृद्धि हो रही है, बस इतना ही हो रहा है। ठीक, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सिंपल है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि जब एक तरफ ये संख्या बढ़ रही होती है, स्पर्मेटोगोनिया की संख्या बढ़ रही होती है, उसी दौरान कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं ना कि पोषक तत्व को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं और वृद्धि करने लगते हैं, यानी बड़े बड़े हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं मियोसिस के लिए। यानी देखिए ये सभी क्या हैं, स्पर्मेटोगोनिया हैं। इनमें से कुछ क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं पोषक तत्वों को और अपने साइज में वृद्धि कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो वृद्धि कर लेते हैं और ये तैयार हो जाते हैं मियोसिस करने के लिए, यानी अर्धसूत्री विभाजन के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इन सेल्स को, इन कोशिकाओं को कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाम लिख लेते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, अब देखिए यहां ये हुआ क्या, ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुई। तो इस अवस्था को, यानी कि इतना जो स्टेज है ना, इस प्रावस्था को क्या कह देंगे, सिंपल सा ग्रोथ फेज। तो यानी कि पहला जो फेज था वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन, जिसमें संख्या बढ़ी स्पर्मेटोगोनिया की। और दूसरा जो स्टेज आया, दूसरा जो फेज आया, उसमें कुछ स्पर्मेटोगोनिया कुछ पोषक तत्वों को इकट्ठा किए, थोड़ा वृद्धि कर लिए और तैयार हो गए हैं ये अब मियोसिस करने के लिए। अब इन्हीं को कहा गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो प्रावस्था हुई ना, ये जो स्टेज हुआ बीता जिसमें वृद्धि किए, इनको कह देंगे क्या, ग्रोथ फेज, यानी कि वृद्धि प्रावस्था। ठीक, और इसके अंतर्गत हुआ गया, इसके अंतर्गत बस इतना ही हुआ कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि करके मियोसिस के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यही तो हुआ, ये वृद्धि करके बड़े हो गए और मियोसिस के लिए तैयार हो गए। ठीक, और इन्हीं को क्या नाम दे दिया गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी ये जो वृद्धि करके मियोसिस के लिए तैयार हो गए हैं, उन्हीं सेल्स को कह देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, यानी हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, यहाँ तक की जो प्रक्रिया वो संपन्न हो चुकी है। यानी क्या क्या खत्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज खत्म हो चुका। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, और इसके पहले कि इसके आगे बढ़ें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने कैसे हैं, यही स्पर्मेटोगोनिया में वृद्धि हो गई और ये बन गए हैं। यानी कि स्पर्मेटोगोनिया 2n संरचना है, तो ये भी कैसे होंगे, 2n, यानी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होंगे, द्विगुणित संरचना होंगे। ठीक, अब क्या है कि ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पोषक तत्व इकट्ठा किए हैं, वृद्धि करके बड़े हो गए हैं, यानी खाना वाना खा करके बड़े हो गए हैं, बढ़ गए हैं, वृद्धि हो गई है इनकी। और किस लिए हुए हैं ये बड़े, वृद्धि किस लिए हुई है इनकी, ये तैयारी किए हैं किस लिए, मियोसिस करने के लिए। यहाँ लिखा है ना कि कुछ स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि करके मियोसिस के लिए तैयार हो जाते हैं, जिन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। तो मियोसिस के लिए तैयार हुए हैं, उतना खाना पीना करके अपना, तो करेंगे भी मियोसिस, है ना। तो अगला स्टेप वही है कि इनमें होता है मियोसिस। और जब भी मियोसिस होगा तो मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन होता है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट, दूसरा होता है मियोसिस सेकेंड। और इसके फलस्वरूप इतना ध्यान रखिए कि इसके फलस्वरूप, मियोसिस के फलस्वरूप, एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। और अगर डिप्लॉयड सेल से बने हैं तो 4 जो सेल्स बने हैं ना, वो हैप्लॉयड होंगे। यानी इस डिप्लॉयड सेल की तुलना में उनमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो आधी होगी। ठीक, और ये क्रोमोसोम की संख्या आधी कब होती है, ये वास्तव में मियोसिस फर्स्ट में ही हो जाती है। समझिए इस चीज को कि मियोसिस जब होता है तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड 2 विभाजन होता है, जिसके अंतर्गत मियोसिस फर्स्ट में ही क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। यानी हैप्लॉयड सेल पहले ही मियोसिस फर्स्ट में ही बन जाते हैं। और मियोसिस सेकेंड जो है वो माइटोसिस की ही तरह होता है ना। यानी मियोसिस फर्स्ट में हैप्लॉयड 2 सेल बनते हैं और उसके बाद वो 2 सेल माइटोसिस की ही तरह सेकेंड मियोसिस करके क्या बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं सेल। ठीक,
तो अब वही होगा कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हैं जो कि डिप्लॉयड सेल हैं, इनमें होता है मियोसिस फर्स्ट, पहले होगा मियोसिस फर्स्ट, और उस मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप 2 हैप्लॉयड सेल्स बनेंगे, 2 हैप्लॉयड सेल्स, और इन्हीं दोनों हैप्लॉयड सेल्स को जो एक सेल से बना है ना, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 हैप्लॉयड सेल बने हैं, इन्हीं हैप्लॉयड सेल को कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये है, इनमें मियोसिस फर्स्ट हुआ, 2 हैप्लॉयड जो सेल बने वो हो गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक, तो इनका नाम लिख लेते हैं, जो ये दोनों सेल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक, ये दोनों हैप्लॉयड सेल। क्लियर है? अब देखिए थोड़ी सी तुलना हो जाए यहां, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये कैसे सेल्स होंगे, मियोसिस फर्स्ट से बने हैं, दोनों हैप्लॉयड सेल, तो कैसे हैं, हैप्लॉयड हैं, यानी इनको लिख सकते हैं हम लोग क्या, N। ठीक, अब यहां पे अगर दोनों की तुलना करें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की, तो ये अंतर भी कभी कभी पूछ लेता है कि दोनों में अंतर क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या अंतर है। तो देखने से लग रहा है, क्या कह सकते हैं कि सबसे पहला अंतर तो यही है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, यानी द्विगुणित कोशिकाएं हैं। तो यानी कि हम यहां लिख सकते हैं कि डिप्लॉयड हैं, तो इनमें क्या है, 46 गुणसूत्र हैं, 46 क्रोमोसोम्स, है ना, और ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है, मियोसिस फर्स्ट के द्वारा बने हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जो मियोसिस फर्स्ट हुआ है उनसे जो हैप्लॉयड सेल बने हैं वो हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो यानी कि ये हैप्लॉयड हैं, अगुणित हैं, यानी कि ये कितनी है संख्या इनमें, क्रोमोसोम की 23 क्रोमोसोम्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि मियोसिस फर्स्ट के द्वारा तो ये बन गए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इन दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में, अब देखिए एक ही सेल को लिया गया यहाँ पे, तो ये मत समझिएगा कि एक ही का ऐसे हो रहा है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया में अंतर आता रहता है, हम लोग एक को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, तो अब क्या है कि ये जो दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, इन दोनों में फिर से अब क्या होगा, मियोसिस सेकेंड होगा, यानी मियोसिस फर्स्ट के फलस्वरूप बने हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और उनमें अब होगा क्या, मियोसिस सेकेंड, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। ठीक, जो कि ठीक वैसे ही होता है जैसे माइटोसिस है, समसूत्री विभाजन जैसा ही होता है, यानी कि हैप्लॉयड है तो अब हैप्लॉयड सेल ही बनेंगे। ठीक, तो इसके फलस्वरूप 2 से 4 हैप्लॉयड सेल बनेंगे अब, क्योंकि ये दोनों हैप्लॉयड हैं तो 4 हैप्लॉयड सेल बने, और इन्हीं को यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के मियोसिस द्वारा जो सेल्स बनते हैं इन्हीं को कहते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स, नाम लिख लेते हैं, स्पर्मेटिड्स। ठीक, और ये भी कैसे हैं, ये भी होंगे हैप्लॉयड, यानी कि N, जो संख्या कितनी है गुणसूत्रों की 23। ठीक, अब क्या है कि यहां तक तो ऊपर हमने देखा कि ये इतना क्या था, मल्टीप्लिकेशन फेज, क्योंकि संख्याएं बढ़ी, ये इतना क्या था, ग्रोथ फेज, क्योंकि ग्रोथ हुआ, ये इतना जो है ना इसे कहते हैं मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था। इसमें क्या हो रहा है ये देखिए, अगर एक्सप्लेन करना इस फेज को तो क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं सीधा सा कि ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ना, इसमें मियोसिस द्वारा, मियोसिस जब कह देंगे तो दोनों की बात आएगी, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस द्वारा किसका निर्माण होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। उसी प्रक्रिया को कहते हैं क्या, मैच्योरेशन फेज। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं यहां, क्या लिख दिया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के मियोसिस द्वारा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के मियोसिस द्वारा क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तथा स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। ये यही तो इतना हुआ ना इस फेज में। ठीक, तो इसी फेज को कहते हैं क्या, मैच्योरेशन फेज, यानी परिपक्वन प्रावस्था। किसे कहते हैं कि जिस फेज के अंतर्गत क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के मियोसिस द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। ठीक, तो अब यहां तक हम लोग पहुंचे हैं, यहां तक तो क्या हुआ है, यहां तक अंततः हमको मिला है स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स का निर्माण हुआ है,
जो कि क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ठीक, तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि यहाँ से स्पर्मेटोगोनिया से जो प्रक्रिया चली थी और यहाँ तक जो पहुँची, इतने प्रक्रिया में हुआ क्या कि स्पर्मेटिड्स का ही तो निर्माण हुआ ना। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम कह सकते हैं स्पर्मेटिड्स का निर्माण या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ठीक, जिसको 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया की संख्या बढ़ी। ग्रोथ फेज में क्या हुआ, कुछ स्पर्मेटोगोनिया पोषक तत्वों को एकत्रित करके ग्रोथ कर गए और तैयार हो गए मियोसिस के लिए। और मैच्योरेशन फेज में क्या हुआ कि उनका मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट और सेकेंड के फलस्वरूप क्या बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स। ठीक, तो यानी हम इतनी प्रक्रिया को, जिसमें ये तीनों फेज आ जाएंगे, तीनों फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज, इन तीनों प्रक्रियाओं को, इन तीनों फेज को हम लोग कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी स्पर्मेटिड्स का निर्माण, स्पर्मेटिड्स का निर्माण। क्लियर, यानी कि स्पर्मेटिड्स के निर्माण में ये तीनों प्रावस्थाएं हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज है, ग्रोथ फेज है और मैच्योरेशन फेज है। ठीक, और अब कहानी यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ तक, यानी स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो चुका है। इसके बाद अब लास्ट स्टेप क्या है कि इन स्पर्मेटिड्स में रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन होता है और अंततः जो बनाना था वो बन जाता है, यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। तो ये जो संरचनाएं दिख रही हैं ना, ये जो संरचनाएं, इन्हें कहते हैं स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स, जो कि हैप्लॉयड होते हैं, यानी अगुणित, जिनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 23। ठीक, अब थोड़ा इन दोनों की तुलना कर लें, स्पर्म्स की और स्पर्मेटिड्स की। तो देखिए, स्पर्मेटिड्स को देखने से लग रहा है ना कि ये स्पर्म से बड़े हैं, तो बड़े होंगे तो भारी भी होंगे। और दूसरा क्या अंतर है कि स्पर्म्स में ये फ्लेजला दिख रहा है, जो इनका टेल है, इनमें कोई फ्लेजला नहीं है स्पर्मेटिड्स में। स्पर्मेटिड्स में फ्लेजला न होने से ये कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे, यानी अचल होंगे। ठीक, तो सिंपल सा क्या कह सकते हैं कि स्पर्मेटिड्स स्पर्म की तुलना में अपेक्षाकृत भारी होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं, क्योंकि कोई फ्लेजला इनमें नहीं पाया जाता है। जबकि स्पर्मेटिड्स के रूपांतरण से जो स्पर्म्स बने हैं ना, वो स्पर्मेटिड्स की तुलना में हल्के होते हैं, छोटे होते हैं और टेल या फ्लेजला की उपस्थिति के कारण मोटाइल होते हैं। ठीक, तो ये इनमें अंतर है, यानी कि स्पर्मेटिड्स का जो रूपांतरण हुआ है, तो रूपांतरण के फलस्वरूप इनमें यही संरचनाएं बनी हैं कि वो हल्के हो गए हैं, छोटे हो गए हैं और फ्लेजला आ गया है। ठीक, और यही स्पर्मेटिड्स से स्पर्म बनने की प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक, तो उसको लिख लेते हैं, यानी ये जो प्रक्रिया दिख रही है ना, ये हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है कि ये जो स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स का निर्माण हो रहा है ना, यानी स्पर्मेटिड्स का जो रूपांतरण हो रहा है स्पर्म्स के रूप में, उसी प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। यानी सीधा सा यहाँ दिख रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है वो 2 भागों में बटी हुई है। पहला क्या है, पहला है स्पर्मेटिड्स का निर्माण, और दूसरा क्या है, दूसरा है स्पर्मेटिड्स से स्पर्म्स का निर्माण, जिसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर। अब क्या है कि जब ये स्पर्म्स बन जाते हैं, शुक्राणु जो हैं जब वो निर्मित हो जाते हैं, तो उनका हेड जो है, ये जो हेड दिख रहा है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो सर्टोली सेल्स हैं उनके अंदर धंस जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, और वहां से वो पोषक तत्व प्राप्त करता है और अंततः उस सर्टोली सेल्स से निकलता है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो खाली जगह है, जिसे ल्यूमेन कहते हैं, उसका कैविटी, उसमें रिलीज होता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन फिर से समझ लीजिए किसे कहते हैं स्पर्मिएशन। जब स्पर्म्स का निर्माण हो जाता है तो उनका हेड यानी शीर्ष जो है ये दिख रहा है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो सर्टोली सेल्स हैं उनके अंदर धंस जाता है और वहाँ से पोषक तत्व प्राप्त करता है और अंततः वहाँ से निकलता है, और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो खाली जगह है ना उसमें रिलीज होता है, निकल करके उस खाली जगह में आता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं
स्पर्मिएशन, यानी उसका बाहर निकलना ही और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में यानी खाली जगह में आना ही कहलाता है स्पर्मिएशन। ठीक, ये दिमाग में रखिएगा क्योंकि इन दोनों का उच्चारण लगभग सेम ही है। देखिए, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन दोनों में अंतर है। स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे स्पर्मेटिड का स्पर्म में रूपांतरण जो हो रहा है, और स्पर्मिएशन किसे कहेंगे कि जब परिपक्व स्पर्म्स सर्टोली सेल्स से निकल करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में आता है तो उसे कह देंगे क्या, स्पर्मिएशन। ठीक, तो ये दिमाग में रखिएगा। और अब अंततः हम क्या कह सकते हैं कि ये जो स्पर्म्स है ना, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स, यही फाइनल स्ट्रक्चर है इस प्रक्रिया का, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया का। यानी कि सीधा सा यहाँ दिख रहा है कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स के निर्माण की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्रजनन। क्लियर? एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं इस पूरी प्रक्रिया का, उसके बाद एक टॉपिक क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रक्रिया है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में संपन्न होती है। ये प्रक्रिया दो भागों में डिवाइड है। पहले भाग में क्या होता है, स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है, और उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होता है जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक, ये स्पर्मेटिड्स का निर्माण जो होता है वो 3 फेज में बटा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है कि बार बार माइटोसिस द्वारा स्पर्मेटोगोनिया की संख्या में वृद्धि होती है, बार बार माइटोसिस द्वारा स्पर्मेटोगोनिया की संख्या में वृद्धि होती है। उसके बाद ग्रोथ फेज में कुछ स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं, वृद्धि करके मियोसिस के लिए तैयार हो जाते हैं, जिन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। कुछ स्पर्मेटोगोनिया जो है वृद्धि करके क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं मियोसिस के लिए, जिन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और जब तीसरा फेज आता है यानी मैच्योरेशन फेज या परिपक्वन प्रावस्था, उसमें क्या होता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो तैयारी किए थे मियोसिस का, उनका क्या हो जाता है, मियोसिस हो जाता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के मियोसिस द्वारा क्या बनता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तथा स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स तथा स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है जो कि हैप्लॉइड होते हैं। और उसके बाद ये पहला जो भाग है वो खत्म हुआ। दूसरा भाग होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जिसे कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके अंतर्गत स्पर्मेटिड्स रूपांतरित होकर के स्पर्म्स का निर्माण करते हैं, और यहीं पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया समाप्त होती है। अब जो बने हुए स्पर्म्स हैं उनके हेड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो सर्टोली सेल्स हैं उसमें धंस जाते हैं, वहां से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और परिपक्व होकर के इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में रिलीज होते हैं, और उसी सर्टोली सेल्स से बाहर निकल करके ल्यूमेन में आ जाना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में रिलीज होना, यह प्रक्रिया कहलाता है स्पर्मिएशन। क्लियर? तो इतनी ही प्रक्रिया थी, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये तो रहा स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्र जनन, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि स्पर्म्स का निर्माण कैसे होता है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो इस प्रक्रिया को यानी स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस के डिस्कशन के साथ।